तो ये 10th का मतलब मान लो फाइनली ये 10th का ही क्लास है पूर्णतः, जिसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ के फॉर्मूलाज को देखेंगे। अब इसमें ये सबसे पहले जान लीजिए, जो 10th है ना, 10th में जो मैथ है, इसमें जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं वो है कितने, 15। हम लोग के पास दिन भी कितना होगा, 15, और हम लोग ये क्लास भी कितने लेंगे, 15 ही को क्लास लेंगे। ठीक है, ये 15 चैप्टर, 15 डेज, 15 को क्लास कह लो, वीडियो कहना बेहतर नहीं है, क्लास। ठीक है, तो 15 को क्लास। इसमें जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है आपका, वो संख्या से संबंधित है। संख्या, जिसको रियल नंबर, वास्तविक संख्या ऐसे करके आप कह सकते हैं। तो पहला जो है नंबर है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी ये जो क्लास है ये पूरी तरह से मैथ खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10th से पहले 10th की तैयारी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे जो चैप्टर है 10th का, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला को, उसके बेसिक कंसेप्ट को 15 दिन में पूरी तरह से हम देख लेंगे। और इसे अगर अच्छे से अगर आप रिवाइज करते हैं, अच्छा से अगर कर लेते हैं इसको ढंग से, तो यूं समझिए कि मैथ का जो है 60% आपका तैयारी हो जाएगा। 60% तैयारी हो जाएगा। अगर कोई 10th का अगर इस बार एग्जाम दे रहा है तो वो भी अगर इससे देखता है तो उसे भी मतलब काफी बेनिफिट होगा। तो पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा जो है वो है बहुपद, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, गुणनखंड वगैरह ये सब। तीसरा चैप्टर जो है आपका है वो है दो चर में या वाला रहता है रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, और ठीक इसी तरह से अगर आप चौथा चैप्टर देखेंगे तो चौथे चैप्टर का नाम बहुपद से ही संबंधित है, द्विघात समीकरण। ये भी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण। ये चारों के चारों जो चैप्टर्स है ना, ये हम लोग 9th से ही रिलेटेड है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। ये तीनों चैप्टर 9th से हल्का ही है यहाँ पर 10th में। उसके बाद में आता है एक चैप्टर 5, जिसका नाम है एपी, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और उसी को संक्षेप में शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एपी। ये आपके लिए एकदम सा नया होगा। उसी तरह छठा जो चैप्टर है ये त्रिभुज है, ये 9th से ही रिलेटेड है, नहीं थोड़ा सा अलग है। इसी तरह से एक 7वां चैप्टर आएगा जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये आप लोग 9th में पढ़े थे ना शायद, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ये 9th से रिलेटेड है। थोड़ी सी इसमें कुछ चीजें अलग होंगी, फॉर्मूला अलग होगा, 2 फॉर्मूला को पढ़ना है। बाकी जो चीजें 9th में पढ़ चुके हैं ना, सेम वही होगा, 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा, बाकी सब 9th वाला होगा। इसी तरह से 8वां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति के सूत्र वगैरह ये सब कुछ अलग अलग किताब में नाम इसका दिया है। और जस्ट 9th चैप्टर जो है ना, ठीक ये 8वीं से एकदम संबंधित है। जैसे ये पढ़ेंगे उसका यूज दिया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, उसी तरह से अगर 10वें चैप्टर में जाएंगे तो ये ब्रीथ चैप्टर है, 9th से रिलेटेड है, थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। 11वीं में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि रचना है, ये एकदम से अलग होगी। नहीं, 9th में भी थोड़ा सा इस तरह का चैप्टर था जो कि हमने अभी तक उसको नहीं शुरू किया था, एक चैप्टर आपका बाकी रह गया था। 8th में भी रचना था, 7th में भी था, उसी तरह से यहाँ पे रचना है। और उसके बाद में 12वीं चैप्टर जाएंगे आप तो आपको वृत्त से संबंधित, मैंने ये टोटली जो है ना क्षेत्रफल से संबंधित होगा। इसमें सिर्फ वृत्त ही नहीं है, सिर्फ वृत्त ही नहीं है, इसको क्षेत्रमिति कहेंगे हम। इसमें वृत्त वगैरह मतलब कई तरह के क्षेत्रफल के बारे में है। और इसमें बेसिकली जो है ना वो वृत्त ही है, जिसमें पूरा वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा, ये छोटा सा वृत्त का टुकड़ा होगा जिसको वृत्तखंड कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा होगा वृत्तखंड कहेंगे। इस तरह की चीजें इसमें होंगी। 13वीं चैप्टर में हम चलेंगे तो इसमें आयतन वाली चीजें होंगी, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं।
आयतन क्षेत्रफल दोनों होगा। त्रिविमीय समझ लो, जैसे कि हम लोग पढ़े थे घन, 9th में पढ़े थे, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सारी चीजें पढ़े थे ना 9th में। सबके लिए अलग अलग चैप्टर था 9th में ना, लेकिन 10th में सारी चीजों को एक करके और मात्र एक ही चैप्टर दे दिया गया है। तो तेरा ऐसे है, 14 चैप्टर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या आप लोगों ने माध्यक बोलक पढ़ा है? उसी का नाम है माध्यक और बहुलक, इसी का नाम क्या है? सांख्यिकी। 9th में था, 10th लेवल तक का उसी समय पढ़ा दिए थे। 15वीं है प्रायिकता, क्या आप लोग पढ़े हैं इसे? तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो चैप्टर देखो, ये लगभग हम लोग के पास जानकारी है इसके बारे में, 2, 3 के बारे में भी है, 4 के बारे में भी है। उसके बाद में ये 7वीं के बारे में तो लगभग आधा से ज्यादा है। उसके बाद में ये क्षेत्रफल वाला लगभग पूरा है, आयतन वाला तो पूरा है। यहाँ मात्र एक चैप्टर दिया है, इसके लिए हम लोगों ने घन के लिए अलग चैप्टर, घनाभ के लिए अलग, बेलन के लिए अलग, गोला के लिए अलग, शंकु के लिए अलग, सारी चीजों के लिए अलग अलग चैप्टर पढ़े थे हम लोगों ने। तो ये तो जरूरत से ज्यादा ही है, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। टोटली हमारे पास चैप्टर है 3, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 15 में से 9 चैप्टर ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग लगभग आधा से ज्यादा जानते हैं। वृत्त के बारे में थोड़ा सा कम पढ़े थे। तो ले करके ये समझ में आता है कि आधा से ज्यादा तैयारी हमारी है, बस 10th लेवल के जो फॉर्मूलाज हैं उनको थोड़ा सा देख लेना है, बाकी मैथ तो आसान ही चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे जो है यहाँ पर 95, 98, 99 तक चले जाते हैं, क्योंकि जैसे आप 9th में थे ना तो लेवल उस तरह का दे दिया गया कि अब 10th आपके लिए आसान लगे। और हकीकत भी यही है कि मैथ हो या साइंस, दोनों में ही देखा जाए तो 9th के मुकाबले में 10th काफी आसान है। हाँ, कहीं टफ है तो थोड़ा सा सोशल साइंस हो जाता है, बाकी इसमें कहीं कोई टफ नहीं है। तो चलिए आज पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा हो सकता है कम ही पढ़ा पाए, क्योंकि इतना तो समय क्लास से ही ना गया। तो क्या आप इस चैप्टर को उतारना चाहेंगे? ऐसा कीजिए, इस चैप्टर सारे चैप्टर के नाम को लिख लीजिए, क्योंकि इसको ही हम पढ़ने वाले हैं 15 दिन, तो इसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। चैप्टर के नाम को लिख लीजिए। तो पहला चैप्टर आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या जो है वो जैसे कि किसी भी भाषा को जब हम पढ़ने चलते हैं तो उस भाषा की सबसे छोटी एक इकाई होती है। जैसे अगर हमें हिंदी पढ़ना है तो बच्चे को सबसे पहले क ख सिखाते हैं, ठीक उसी तरह जब इंग्लिश पढ़नी होती है तो हम सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं ABCD। ठीक उसी तरह से उर्दू पढ़ना होता है तो हम बच्चे को सिखाते हैं अलिफ बा या अलिफ बे। उर्दू अरबी में थोड़ा थोड़ा सा अलग अंतर होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से मैथ का जो क ख है ना, वो संख्या है। अब सोचो किसी को क ख नहीं सिखाएं और हिंदी पढ़ाना शुरू कर दें, क्या लग रहा है वो कभी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम संख्या नहीं पढ़ते हैं ना तो हमें पूरी की पूरी मैथ नहीं आएगी। इसलिए संख्या पर हमारा अच्छे ढंग से कमांड होना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, तब जाकर के हम पूरे मैथ को ढंग से समझ सकते हैं और उसको सही से बना सकते हैं। तो संख्या गणित की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा चीजों को गिना जाता है, और ये परिभाषा आपके काम की है नहीं और ये कोई प्रमाणित परिभाषा भी नहीं है। बस यूं समझ लीजिए संख्या एक ऐसी मतलब छोटी इकाई है मैथ की जिसके द्वारा चीजों को काउंट करते हैं कि 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 20 गो 5000 2.4। तो इस तरह से संख्याएं जो है वो काउंटिंग के काम आती है। तो ये संख्या जो है इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल में परिभाषा दे दिया गया। ये कई तरह की हैं, जो संख्याएं हैं वो कई तरह की हैं। सबसे पहला जब जो इंसान है वो प्रकृति के साथ इस नेचर में जहां रह रहा है वहां चीजों को कहां से काउंट करना शुरू करता है। कोई भी चीज कितना होता है कम से कम जनरली अगर देखा जाए तो क्या कगो है? ज्यादा रहता तो कहते 4 गो 10 गो 20 गो, कम से कम कगो है? 1 गो। तो इंसानों ने प्रकृति के साथ रह करके नेचर ने जो भी चीज बनाई है, प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है वो कितना से बनाई है?
एक से, 1 या 2 या 4 या 10 या 20 या 5 लाख 2 लाख, ये नहीं बनाई है। तो प्रकृति जो भी चीज शुरू किया है 1 से किया है, इसलिए 1 से जो संख्या स्टार्ट होता है ना उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या प्रकृति ने 1.5 को बनाया, 2 को बनाया, 2.5 को बनाया, 2.25 को बनाया? नहीं, यानी प्राकृतिक संख्या में पॉइंट वाला बात नहीं आएगा। प्रकृति ने 2/3, 4/5 ये सब कहा कि 3/2 गो आदमी है, ये 4/5 गो पेड़ है, ये ऐसा कुछ बनाया ईश्वर ने? नहीं। तो प्रकृति जो है वो चीजों को 1 से शुरू करके बनाई है, 1 2 3 4, ये बस हम याद करवाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से, और कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और क्या इसमें दशमलव वाली संख्या होगी, बटा वाला, क्या माइनस वाला? क्या प्रकृति ने कभी -5 को आदमी बनाया, -2 को पेड़ बनाया? यानी इसमें माइनस वाला भी संख्या नहीं आएगी, याद रहेगा। प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या को शॉर्टकट में क्या कहेंगे? n कहेंगे, ठीक है। दूसरा, और जब इतना से काम नहीं चल रहा था तो लोगों ने कहा कि नहीं 9 के बाद कहाँ जाए, तो 10 आएगा, 11 आएगा, तो कहा गया ये अभी अधूरा है, इसमें एक चीज जोड़ दिया गया तो हो गया पूरा, और वो हो गया पूरा माने हिंदी में क्या कहेंगे उसको? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल है तो W से शुरू होगा, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? और ये प्रकृति को ही पूरा करने के लिए इसमें क्या कर दिया गया? 0 दे दिया गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? क्या इसमें पॉइंट वाला होगा, इसमें बटा वाला होगा, माइनस वाला होगा? नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होता है, यानी प्राकृत में ही पूर्ण को 0 को शामिल कर लेने से क्या बन जाता है? प्राकृत में 0 शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? एकदम होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, क्योंकि 0 क्या है? पूर्ण। क्या ये 0 प्राकृत है? नहीं है। तो सारे प्राकृत पूर्ण में होंगे, लेकिन सारे पूर्ण प्राकृत में नहीं होंगे। कौन छोड़ करके सब पूर्ण प्राकृत में मिल जाएगा? किसको छोड़ करके सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में होंगे? 0 को छोड़कर। इतना बात समझ में आया? चलो अब चलते हैं सम। चलो पूर्णांक ही पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्या में जो होता है वो ये जो आप पूर्ण संख्या देखे हैं ना, पूर्ण संख्या ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसका ऋणात्मक मान भी रहेगा। पूर्ण संख्या धनात्मक में भी रहेगा और ऋणात्मक में भी रहेगा। तो पूर्ण संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिल जाएगा 0 लेकर के, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी पूर्णांक भी पूर्ण संख्या ही है, प्लस माइनस दोनों को मिला करके। अगर हम कहें -5 क्या है? प्राकृत है क्या? क्योंकि प्राकृत में माइनस वगैरह, क्या ये पूर्ण है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। 5 क्या है? प्राकृतिक संख्या है क्या? एकदम है। क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? एकदम है। अभी मत समझ लो 5 तक होता है बाबू, अनंत तक चल जाना। क्या 5 पूर्णांक संख्या है क्या? है। समझे? अब बताओ 13 प्राकृत है क्या? है। पूर्ण है क्या? पूर्णांक है क्या? है। -13 बताओ प्राकृत है क्या? पूर्णांक है? पूर्ण है क्या? पूर्णांक है क्या? है। 20 बताओ पूर्णांक है क्या? पूर्ण है क्या? प्राकृत है क्या? इसमें 20 तक जाएगा ना, इसमें भी जाएगा और इसमें भी, तो सब आ जाएगा। -20 बताओ प्राकृत है क्या? पूर्ण, पूर्णांक, तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलो एक और बता दो हमको, -5/2 प्राकृत है क्या? पूर्ण है क्या? पूर्णांक है क्या? आप लोग हैं बकलोल। हे मूर्ख मानव, ऐसा है कि ये जो माइनस में तो आप देख करके बोल दिए, ये बटा वाला ना दिखा है,
बटा आ गया, उसी समय से हम कह रहे हैं कि ना प्रकृति में बटा होगा ना पूर्ण में बटा होगा। जब प्रकृति पूर्ण में बटा नहीं है तो पूर्णांक में भी कौन सी संख्या है? जब ये पूर्ण बटा वाला यहाँ पूर्ण में नहीं हो सकता है तो क्या पूर्णांक में हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए इसमें नहीं होगा। बस समझ में आया? तो ये ना तो प्रकृति है, ना ही पूर्ण है और ना ही पूर्णांक है। बात समझे? चलिए तो पहले इन तीनों को ही उतारिए, तो फिर चौथा पांचवा हम बताते हैं। आज तुम्हारा लिए 2 दिन का क्या है? तो पढ़ रहे थे क्या चीज हम लोग? भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन। ठीक है, इसका तो काफी इसके बारे में तो हम लोगों ने 9th में भी काफी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ना है। तो जो फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में होता है कि ऊपर कुछ संख्या होता है और नीचे भी कुछ होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो खैर इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में ही समझते हैं। ऊपर अंश और नीचे हर होता है। ठीक है, जैसे 5/2 यहाँ अंश है और ये 7/10, 8/16, इस तरह से जो संख्या होंगी इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। ये जो संख्या है ना दशमलव में लिखी जा सकती हैं। इस संख्या है दशमलव में लिखी जा सकती है। जैसे कि ये 5/2 है, इस 5 को अंदर रखो, 2 को बाहर, 2 दूनी 4, 1 बचा दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 5 10 और यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा और आंसर कितना आया? ये दशमलव में लिखी गई। तो क्या इसे हम प्राकृतिक संख्या कह दें? क्या इसे कह दें प्राकृतिक संख्या? हमने पहले ही कह दिया है, प्रकृति ने कभी भी दशमलव में और आधा, पौने, 1.5, 2 ये सब चीजें नहीं बनाई, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। ये 7/10 है, 7 को अंदर रखो, 10 को बाहर रखो, नहीं लगेगा तो 0 दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, 7 9 70, कितना आ गया? उसी तरह से 8/16 है, 8 को अंदर रखो, 16 को बाहर, नहीं लगेगा तो 0.0, 16 5 80, कितना आ गया? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो भिन्न संख्या था वो किस में बदल गया? दशमलव में। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना था कि इन्हें किस रूप में लिख सकते हैं? दशमलव के रूप में। चलिए, लिखा जा सकता। बात समझ में आई? तो ये भिन्न संख्या। आपका होमवर्क रहेगा कि भिन्न के जो प्रकार हैं वो आपको लिख के और याद करके आना है घर से, और फिर जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना है। उचित भिन्न ऐसा करके आता है ना, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, सब चीजें पढ़े हैं तो घर से पढ़ के आइएगा। चलिए फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। ये 4 तरह की संख्या हो गई। पांचवा पढ़ते हैं, सम विषम। तो आप सभी जानते होंगे, सम संख्या, इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो इवन और ऑड क्या है? देखो, सम का मतलब होता है जो समान रूप से जोड़ा लग जाए। जो भी समान रूप से जोड़ा लग जाए उसको कहते हैं सम संख्या, और जो जोड़ा नहीं लगे उसको कहते हैं हम विषम संख्या। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हैं आसानी से आप याद रख सकेंगे। जैसे कि 3 हुआ है, जोड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 हुआ तो जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये विषम हो जाएगा। 2 है तो जोड़ा लगेगा कि नहीं? 4 है तो जोड़ा लग जाएगा, और 6 है तो, और 12 है तो ये सारी की सारी संख्याएं जोड़ा लग जा रही हैं। तो वे संख्या जो जोड़ा लग जाए वो सम है, और वे संख्या जो जोड़ा नहीं लगेगी उन्हीं को क्या कहते हैं हम? विषम। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। 13 का जोड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और 24 का लग जाएगा। तो 24 क्या है? 102 क्या है? क्योंकि जोड़ा लग जाएगा। 100 का जोड़ा लगाएंगे तो 50, और 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 1, यानी 51 आ जाएगा उसका जोड़ा। तो जिसका भी जोड़ा लग जाए वो सम, जिसका जोड़ा ना लगे वो विषम। अब इसको बच्चे कैसे याद करते हैं? तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए उसे सम, जिसे में ना लगे उसे विषम। अब वो लड़का समझ ही नहीं पा रहा है कौन संख्या 2 से भाग लगता है, कौन संख्या 2 से भाग नहीं लगता है। तो अब चूंकि आप लोग उस क्लास में नहीं रहे, 10th में आ गया, तो थोड़ी सी लेवल बढ़ जानी चाहिए। चलिए देखते हैं कि कौन संख्या 2 से भाग लग सकती है। सम संख्या के पहचान का 2 तरीका बता दे रहे हैं। एक तो ये क्या चीज में होंगे? जोड़ा में होंगी। ठीक है। दूसरा पहचान यह है
अगर बड़ा संख्या आ गया, मान लो 5,03,56। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़ा समझ में नहीं आता है, वो उसको जोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे समझे? तो साधारण सा तरीका है इसे समझने का, इनके इकाई स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। अगर ऐसा है तो सम है, अगर इसके अलावा है तो वो विषम है। ठीक है, विषम का यही दो पहचान है। निगेटिव में देख लो कि ये जोड़ा में इसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, बस सिंपल सा है। अब हम क्यों रटने जाए जो 2 से पूरी भाग लगे, जो 2 से पूरी भाग नहीं लगे। अब किसी छोटे बच्चे को अगर आपको समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे? ये सिंपल सा तरीका है। बाबू जो जोड़ा लग जाए सम, समान रूप से हो तो सम, असमान रूप से ना हो तो विषम। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 12 सम है कि विषम है? जोड़ा लग जाएगा, लास्ट में 2 भी है, 102। सम की विषम? क्यों? इकाई पर 6 है, तो 6 है तो जोड़ा लग ही जाएगा। क्या है? क्यों? हाँ, इसके अलावा दूसरा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विषम। अब बताओ कितना आसान है ना पहचानना, तो सम विषम पहचाने आ जाएगा आसानी से। अब एक बात बताओ, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या है ना। क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? क्या ये सम संख्या है कि नहीं है? क्या ये विषम संख्या है कि नहीं है? नहीं है। तो एक ही संख्या कई तरह की संख्या हो सकती है, प्रश्न के अनुसार से हम देख लेंगे। अब एक ही को ये मत रट लीजिए कि 2 सम है तो सम ही है, नहीं भाई। 2 प्राकृत भी है, 2 पूर्ण भी है, 2 पूर्णांक भी है और 2 सम भी है, और आगे पढ़ेंगे तो 2 अभाज्य भी आ जाएगा। तो ऐसा कभी ये दिमाग में फिक्स नहीं करना है कि ये चीजें बस ऐसे ही है, ऐसे नहीं, हम उसको समझेंगे कंसेप्ट को। अब जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो पूर्णांक है ये कितने तरह का होता है? 2। कौन कौन सा? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोले तो 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और -5 और 16 -3, बस समझ आ रही है? 0 को किस में लेंगे? प्रश्न बनता है ना कि 0 किसको, कौन सा होगा? तो जरूरत अनुसार जो मन करे से ले लेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल है। -0 या +0 से कोई असर या फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो ठीक है। मिटा दे इसे या रुके ना? वो तो ये ऊपर वाला 2 लाइन आप चाहे तो उतार सकते हैं, हालांकि ये तो याद भी हो गया होगा, फिर भी हम 2 मिनट रुक जाते हैं। हो गया, अब पढ़ लेते हैं भाज्य और अभाज्य। ठीक है, भाज्य का एक और नाम है जी, क्या नाम है इसका? यौगिक, और इसका नाम है रूट ना, यौगिक, और इसका नाम है रूट। देखो परिभाषा हम यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रटवाने के फेर में नहीं रहेंगे, आपको कुछ याद भी नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट यहीं पे याद करते और समझते चलिए। हम लोग साइंस में पढ़े थे तत्व यौगिक मिश्रण, तो तत्व वह जो एकदम तरह से स्वतंत्र है, जो अब नहीं टूटेगा, मतलब थोड़ा तो गया बाद में और, लेकिन एक स्वतंत्र रूप से है तो तत्व है, और तत्व के मिलने से क्या बनता है? तो यौगिक को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तत्व, यानी यौगिक टूटने वाला होता है, यौगिक टूटने लायक होता है ना, क्योंकि तत्व से मिलकर बना है। उसी तरह से यहाँ यौगिक क्या होगा? टूटने लायक होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो टूटने लायक होगा तो यौगिक क्या? भाज्य, और नहीं टूटने लायक होगा तो रूढ़ या अभाज्य। भाज्य देखो ना, शब्द कर रहा है भाज्य, भाज्य जो भाग लगे, ये भाग लगेंगी और ये भाग नहीं लगेंगी। ठीक है, अब मन में ये प्रश्न आता है, कौन से भाग ना लगेगा? कौन ऐसी संख्या है ही नहीं जो किसी से भाग ना लगे? ये बात सही है,
हर संख्या एक से जरूर विभाजित हो जाता है और साथ ही साथ वो खुद से भी जरूर विभाजित हो जाता है। समझे? तो दुनिया में जितनी भी संख्या है वो एक और खुद से यानी अपने आप से भाग लगता ही लगता है। तो इस चीज को भी हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि इसका जो है इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक और वह स्वयं, और इनके 2 से अधिक, 3 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 से जो है अधिक होगा। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इनके केवल एक गुणनखंड होंगे और इसके जो होंगे कितने होंगे? 2 से ज्यादा होगा। इसका 2 होगा और इसका 2 से अधिक होगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। ऐसा है कि हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे कि हम 8 को लिए, इसका सभी गुणनखंड बताएं आप। 1 गुना 8 हो सकता है, तो इसके कितने खंड हुए? 2 खंड। क्या करा? गुणन का खंड, यानी किन किन से गुना होकर के ये बना है उन खंडों को बताइए। तो 1 8 से बना है, 2 4, 2 चौका 8। हाँ, 4 2 भी उल्टा हो जाएगा। और कोई है क्या? और है, और 4 का करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 दूनी 8। तो इसे गुणनखंड में कौन आ जा सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और खुद 8 हो सकता है। यही ना होगा? इसे सभी गुणनखंड में कितने टाइप की आपको संख्याएं दिख रही हैं? 4 संख्याएं। ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? भाज्य होगा। उसी तरह से 12 का बताइए, 12 के सभी गुणनखंड। 1 हो सकता है, 2 से ये भाग लग सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और स्वयं 12 हो सकता है। कितने गुणनखंड हुए इसके? 6 गुणनखंड हुए। ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? भाज्य होगा। अब बताइए हमें 7 के गुणनखंड। सिर्फ 1 और क्या होगा? ये अभाज्य। हमने क्या कहा है? अभाज्य में केवल कितने होंगे? कौन कौन? 1 और वह, देख रहे हैं वही कंडीशन है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य। अब बता दो 29 के सभी गुणनखंड बताओ तो। 1 और ये कौन सी संख्या कहलाएगी? बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब बता दो। खड़ी हो जाओ। हाँ तुम ही खड़ी हो जाओ। हाँ ना जी, तुम खड़ी हो जाओ। चलो बताओ, 2 कैसी संख्या है? हाँ ठीक है, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ तुम ही। 2 कैसी संख्या है? बैठ जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ। अल्तमस, 2 कैसी संख्या है? कैसे बोलो तो फिर से? भाज्य। बैठ जाओ। हाँ खड़ी हो जाओ। 2 कैसी संख्या है? चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलो ये रुक गया है, ये चालू ही रुक गया है। चलो ठीक है। तो ऐसा है कि 2 के गुणनखंड देख लेते हैं हम लोग। 2 के गुणनखंड बताइए। 1 होगा और क्या इसके अलावा कोई होगा? तो भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? बात समझ में आया? तो 2 अभाज्य है। ठीक है। अब थोड़ा हमें आप लोग ये बता दीजिए, 1 कैसी संख्या होगी? ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। तो याद रखना है, 1 दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ना ही ये भाज्य की कैटेगरी में है और ना ही यह अभाज्य की कैटेगरी में है।
ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, वे बुद्धि अभी बताएं कि ना एक भाज्य नहीं अभाज्य, तो फिर करिए सबसे छोटी अभाज्य कौन होगा, 2। और सबसे छोटी भाज्य कौन होगा, थोड़ा सोच के बताइए। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य बताओ। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। समझे, 3 तो अभाज्य है, 4 हो जाएगी। इस चीज को याद रखना है। और एक चीज और भी याद रखना है, ये सबसे छोटी अभाज्य तो है ही, और साथ ही साथ 2 कैसी संख्या है, सम संख्या भी है। ऐसा दूसरा कोई संख्या नहीं है, ये स्पेशल है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। चलो इतना नोट करो और आगे देखते हैं कल।